हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेंटर साथी। ये आप लोगों की यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स की क्लास 2 है। इससे पहले मैं एक क्लास ले चुका हूँ। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो मैं कमेंट बॉक्स में वो पहला लेक्चर पिन कर दूंगा। एंड दीज टू वीडियोस करंट अफेयर्स के लिए, जो यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स के लिए, ये दो वीडियो पर्याप्त होंगी। मैंने नवंबर से लेके अप्रैल तक का इसमें करंट अफेयर कवर किया हुआ है, एंड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैंने ज़्यादातर इसमें सब कवर कर दिए हुए हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला करंट अफेयर आज का है वो है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स ईपीआई 2024 की। इसको रिलीज कौन करता है? नीति आयोग करता है। एंड ये इंडेक्स हमें बताता क्या है? ये बताता है कि किसी भी स्टेट, कोई भी जो स्टेट है, वो कितना गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है या प्रिपेयर कर रहा है, और उसको ग्लोबल मार्केट में कितना एक्सपोर्ट कर रहा है। ये इंडेक्स आपको नाम से ही पता चल रहा है, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। तो किस स्टेट का एक हिसाब से कितना ज्यादा एक्सपोर्ट है, वो ये इंडेक्स बताती है। इसमें जो यूपी की रैंक है वो कितनी है? फोर्थ रैंक है। एंड इसको प्रिपेयर किसने किया है? नीति आयोग प्रिपेयर करता है हर साल। एंड अगर हम बात करें कि फर्स्ट स्टेट इसमें कौन था, तो नंबर 1 पे जो स्टेट था वो था महाराष्ट्र। एंड जो नंबर सेकंड पे था तमिलनाडु। नंबर थर्ड पे था गुजरात इस रिपोर्ट में। एंड नंबर फोर्थ पे हमारा उत्तर प्रदेश है। अगर लैंड लॉक स्टेट्स की बात करें, जैसे महाराष्ट्र है, देखिए समुद्र के किनारे है, तमिलनाडु भी कोस्टल एरिया है, गुजरात के भी है। लेकिन अगर लैंड लॉक एरिया की बात करें तो यूपी नंबर 1 पे आता है। तो ये था हमारा एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, जिसमें आपको पता होना चाहिए इसको प्रिपेयर कौन करता है? नीति आयोग। यूपी की रैंक 4 रही है अगर यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स हम लोग देख रहे हैं। लेकिन अगर नेशनल करंट अफेयर्स के हिसाब से देखा जाए तो हमें फर्स्ट सेकंड भी पता होना चाहिए। नंबर फर्स्ट पे महाराष्ट्र एंड नंबर सेकंड पे तमिलनाडु। ठीक है। दूसरी चीज है जीएसडीपी। जीएसडीपी क्या होता है? ग्रॉस स्टेट ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि एक हिसाब से स्टेट का जीडीपी। ठीक है। अब स्टेट का जीएसडीपी एंड पर कैपिटा इनकम रिपोर्ट है। ये एक रिपोर्ट आई है जो यूपी स्पेशल यूपी की जीडीपी के बारे में बताती है। एंड इसमें हमें ये पता चलता है कि जो गौतम बुद्ध नगर है उसकी रैंक फर्स्ट है इस जीडीपी का कंट्रीब्यूशन में, और साथ ही साथ रैंक फर्स्ट किसमें है? पर कैपिटा इनकम में। तो ये दो चीजों के हिसाब से हम देखेंगे। पहली चीज जीडीपी कंट्रीब्यूशन, जीएसडीपी कंट्रीब्यूशन यानी स्टेट जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन है उसमें गौतम बुद्ध नगर नंबर 1 पे है। एंड सबसे कम किसका है? श्रावस्ती का है। श्रावस्ती इज द लोएस्ट कंट्रीब्यूटर टू द जीएसडीपी। स्टेट जीडीपी से में सबसे लोएस्ट कंट्रीब्यूटर किसका है? यूपी के श्रावस्ती का है। एंड सबसे ज्यादा किसका है? गौतम बुद्ध नगर का है। और दूसरी चीज हम देख रहे हैं पर कैपिटा के मामले में। तो पर कैपिटा के मामले में नंबर 1 पे कौन है? गौतम बुद्ध नगर। एंड पर कैपिटा के मामले में जो सबसे कम है वो है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़। तो अगर हम बात करें कि स्टेट जीडीपी के मामले में, तो सबसे ज्यादा हमारा गौतम बुद्ध नगर और सबसे कम कंट्रीब्यूशन स्वस्ति का। लेकिन पर कैपिटा इनकम की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर यहाँ भी नंबर 1 पे है। लेकिन जो सबसे लोएस्ट डिस्ट्रिक्ट है जिसका पर कैपिटा इनकम है वो कौन सा है? प्रतापगढ़ है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अगली चीज है यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, यूपी इट्स 2025। इसको कंडक्ट किसने कराया था? इट वॉज कंडक्टेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एमएसएमई एंड एक्सपोर्ट ऑफ यूपी गवर्नमेंट। ठीक है। एंड ये कहाँ पे हुआ था? इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट, ग्रेटर नोएडा में। ठीक है। ये एक बी टू बी और बी टू सी इवेंट था। बी टू बी मतलब बिजनेस टू बिजनेस, एंड बिजनेस टू कंज्यूमर से बिजनेस टू सिटीजन्स। एंड रशिया इसका क्या था? पार्टनर कंट्री था। तो अगर आपको यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के बारे में क्या क्या पूछा जा सकता है, इसको कौन सी मिनिस्ट्री ने कंडक्ट कराया था?
तो यूपी के डिपार्टमेंट ऑफ एमएसएमई एंड एक्सपोर्ट ने इसको कंडक्ट कराया था। कहाँ पे हुआ था? एक्सपो सेंटर मार्ट में, ग्रेटर नोएडा में हुआ था ये। ठीक है। और अगर कोई पार्टनर कंट्रीज का पूछता है तो रशिया वॉज द पार्टनर कंट्री। तो इसके बारे में हमें इतना ही पता होना चाहिए। अगली चीज है सैटेलाइट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ऑफिस, या फिर आप कह सकते हैं सैटेलाइट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ऑफिसर्स भी कहते हैं कुछ। तो अब ये होता क्या है? स्टेट गवर्नमेंट अब सिर्फ अपने कैपिटल सिटी में बैठ के जो इन्वेस्टर्स का वेट नहीं करना चाहती। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यूपी का एग्जांपल ले लेते हैं, तो यूपी ये नहीं वेट करेगी कि जो है हमारे पास इन्वेस्टर्स खुद आए चल के। इसकी जगह यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि अपने एक सैटेलाइट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ऑफिसर्स, या फिर आप कहिए ऑफिस, तो एक अलग अलग पांच पांच मेजर सिटीज में, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई एंड न्यू दिल्ली, पांच अलग अलग जगह पे अपना एक ऑफिसर बैठा दिया है। और वो ऑफिसर का काम क्या होगा? उस ऑफिसर का काम होगा सिंपली इन सिटीज में जाके जो वहाँ के अलग बड़ी बड़ी कंपनीज होंगी और इन्वेस्टर्स होंगे, उनसे कहेगा कि आप आइए हमारी यूपी में इन्वेस्ट करिए। एंड जो भी पेपर वर्क होगा या भी जो भी बिजनेस होगा वो हम आपको और भी आसान करके देंगे। कहने का मतलब है कि जो भी डिफिकल्टीज एक इंसान को एक स्टेट में एक अपना बिजनेस खड़ा करने में आ सकता है, वो सब डिफिकल्टीज को ये जो सैटेलाइट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ऑफिसर्स हैं वो उसको खत्म करेंगे। तो सिंपली ये क्या करेगा, इसका 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 यूज क्या हुआ कि अगर ऐसे ऑफिसर्स हर लगभग मेजर सिटीज में बैठा दिए जाए एंड वो जो है इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी बिजनेस करना आसान हो जाएगा। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हमारे यूपी में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, बड़ी बड़ी कंपनीज आएंगी। जैसे भी लखनऊ में डेलॉइट ओपन हो गया है, तो इस तरीके से कंपनीज आएंगी तो यहाँ का एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो यहाँ से माइग्रेशन भी रुकेगा। तो उसके कई सारे बेनिफिट्स हैं, हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो सिंपली न्यूज ये है कि अगर आपको एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि यूपी गवर्नमेंट ने कौन से 5 मेजर सिटीज में अपने सैटेलाइट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ऑफिसर्स या ऑफिसर्स ओपन किए हैं, तो वो है मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई एंड न्यू दिल्ली। ठीक है। अगली चीज है फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। इसका इनॉग्रेशन किसने किया था? ये फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है। जैसे मान लीजिए सीएनजी है या एलपीजी है, तो इसमें क्या होता है, कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है। तो अब ये प्लांट क्या करेगा, सीएनजी और पीएनजी में ग्रीन हाइड्रोजन मिलाएगा, जिससे कार्बन एमिशन क्या होगा, कम होगा। तो ये पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट खुला है। कहाँ पे खुला है? खनीमपुर, गोरखपुर में खुला है। और किसने खोला है इसको? टोरेंट ग्रुप में खोला है। अगर बात करें इसकी जो है इसका इनॉग्रेशन किसने किया, तो इसका इनॉग्रेशन योगी जी ने किया था। ठीक है। सीएनजी का आपको फुल फॉर्म पता ही होगा, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। एंड पीएनजी क्या होता है? पाइप्ड नेचुरल गैस। पाइप्ड नेचुरल गैस। पाइप्ड नेचुरल गैस वही एलपीजी वाला होता है जो अगर पाइप के थ्रू हमारे घरों में आते हैं, तो वो क्या है, हमारे पाइप्ड नेचुरल गैस। इसमें क्या किया जाएगा? ग्रीन हाइड्रोजन मिक्स किया जाएगा, जिसके कारण कार्बन एमिशन वगैरह थोड़ा सा कम हो सके। बात करें पोर्टल सोलर पैनल्स ऑन रेलवे ट्रैक्स, ये हमारे कहाँ पे लगे हैं? बनारस में लगे हैं, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स में। जैसे मान लीजिए रेलवे पटरी है, तो रेलवे पटरी के बीच में यहाँ पे क्या कर दिया इन्होंने, सोलर के प्लेट्स लगा दी। अब ये सोलर प्लेट्स 15 किलोवाट वाट की एनर्जी वाले लगे हुए हैं, लगभग 70 मीटर के उसमें डिस्टेंस पे, 70 मीटर के। तो इतना आपको जो है आइडिया नहीं रखना है, आपको ये रखना है कि अगर पोर्टेबल सोलर पैनल्स रेलवे ट्रैक में कौन से कहाँ लगाए गए हैं, बनारस लोकोमोटिव वाराणसी में ये लगे हुए हैं। ठीक है। अब यूपी का पहला हाईटेक मीडिया टावर बना है कहाँ पे? बरेली में। मैं फोटो आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, ये जो है हाईटेक मीडिया टावर है। ये सबसे ये पहला बना हुआ है यूपी के अंदर में। यूपी का पहला हाईटेक मीडिया टावर है। कहाँ बना है? बरेली में बना है। और इसको किसने बनाया है? बरेली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बनाया है।
इसको इंस्पिरेशन कहाँ से लिया गया है? इंस्पिरेशन लिया गया है सिंगापुर गार्डन बे, ठीक है। एंड इसको, इसकी हाइट कितनी है? 8 मीटर की हाइट है, 8 मीटर की हाइट पे इसको बनाया गया है। यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहा होगा कि कुछ टेलीविजन टाइप की लगी हुई है। तो ये ब्रॉडकास्ट करेगा गवर्नमेंट स्कीम्स को, एंड पब्लिक से कम्युनिकेशन करने के लिए इसका यूज होगा। बात करते हैं फर्स्ट आयुष यूनिवर्सिटी की। ये कहाँ पे द महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी वॉज इनॉग्रेटेड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इन गोरखपुर। गोरखपुर में एक आयुष यूनिवर्सिटी बनाई गई है, जिसका इनॉग्रेशन किसने किया था? हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने किया था। एंड ये कहाँ पे है? गोरखपुर में है। इसका एम क्या है? सिंपली क्या प्रमोट करना? कॉमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ मेडिकल प्लांट्स एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट। जो भी हमारे मेडिकल प्लांट्स होते हैं, मेडिकल हर्ब्स होते हैं, तो उनका कॉमर्शियल कल्टीवेशन करेंगे एंड इसको एम्प्लॉयमेंट के तौर पे भी देखा जाए। इसमें मेनली आपको क्या पता होना चाहिए कि इसको इनॉग्रेट किसने किया है? प्रेसिडेंट ने किया है। एंड ये फर्स्ट आयुष मिनिस्ट्री कहाँ पे बनी है? गोरखपुर में बनी है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट ब्रेल लाइब्रेरी। ब्रेल मीन्स जो पीपल ब्लाइंड होते हैं, वो जो रीड करते हैं, वो पढ़ते हैं, तो ब्रेल लैंग्वेज पढ़ते हैं। तो फर्स्ट ब्रेल लाइब्रेरी कहाँ खुली है? लखनऊ के शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी में ये खुली है। तो ये अलाइन की गई है क्या? हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कहा गया था एजुकेशन फॉर ऑल। तो इस विजन को आगे बढ़ाते हुए एक ब्लाइंड्स के लिए फर्स्ट ब्रेल लाइब्रेरी खोली गई है। तो आपको ये बस इतना पता होना चाहिए कहाँ पे खोली गई है, एंड यूनिवर्सिटी का नाम भी पता होना चाहिए, शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी लखनऊ में, ठीक है। एनिमल बर्थ कंट्रोल एबीसी ट्रेनिंग सेंटर। इंडिया फर्स्ट गवर्नमेंट लेड एबीसी ट्रेनिंग सेंटर वाज एस्टेब्लिश्ड इन जहारा, लखनऊ। ये सेंटर मेनली इसलिए स्टैब्लिश किया गया था, जैसे जो लोग लखनऊ में रहते होंगे उनको पता होगा, या फिर लगभग हर जगह प्रॉब्लम है, जो स्ट्रीट डॉग होते हैं। तो स्ट्रीट डॉग्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए मेनली इस टाइप के सेंटर्स बनाए गए हैं, जहाँ पे लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे उनको पकड़ के उनका स्टेलाइजेशन करना है। स्टेलाइजेशन में एक हिसाब से नसबंदी टाइप की, ताकि जो है जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनके पॉपुलेशन को थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सके। वरना स्ट्रीट डॉग्स की पॉपुलेशन कितनी बढ़ती जा रही है, and वो थोड़ा सा कितना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। तो उसको थोड़ा ह्यूमनली कंट्रोल करने के लिए उन्होंने एक एबीसी एनिमल बर्थ कंट्रोल ट्रेनिंग सेंटर बनाया, जहाँ पे लोगों को ट्रेनिंग दिया जाएगा कैसे उनका स्टेलाइजेशन करना है, कैसे पकड़ना है। तो इसमें सिंपली क्या करेंगे, डॉग्स को एक पर्टिकुलर एरिया के डॉग्स हैं उनको पकड़ के लाएंगे, उनकी नसबंदी करेंगे, एंड और भी जो चीजें होंगे ध्यान रखेंगे, फिर वापस उनको उसी एरिया में जाके छोड़ देंगे। तो ये इस तरीके से ये चीज काम करेगी। अब क्या है? यूपी हेल्थ टेक कॉन्क्लेव 1.0। ये कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में हुआ था। इसमें ये चीज हाईलाइट हुई थी कि जो यूपी है वो लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट है हेल्थ टेक का। लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट का, वैसे ही पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, तो यहाँ पे जो है हेल्थ के रिलेटेड सबसे बड़ी मार्केट कौन है? यूपी निकल के आई है। पहले आप अगर देखें तो 2017 में 40 मेडिकल कॉलेज थे, एंड प्रेजेंट टाइम पे अब कितने हो गए हैं? 81 मेडिकल कॉलेजेस जो यूपी के अंदर हो गए हैं। एंड लगभग 5.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को आयुष्मान कार्ड जो है दिया गया है, इशू किया गया है। तो ये यूपी हेल्थ टेक कॉन्क्लेव के हाइलाइट्स थे। अब आते हैं यूपी गवर्नमेंट ने कुछ गवर्नमेंट इंजीनियरिंग जो कॉलेजेस थे उनके क्या किए, नाम चेंज किए हैं, ताकि उन्हें हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस दिया जा चुके, या फिर जो कल्चरल पर्सनैलिटीज हैं उनसे उनको कनेक्ट किया जा सके। तो जो राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज गोंडा था, उसको माँ पट्टेश्वरी देवी नाम से, माँ पट्टेश्वरी देवी राजकीय इंटर कॉलेज के नाम से चेंज किया गया है। जो मैनपुरी वाला था उसको लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर नाम से चेंज कर दिया गया है। तो ये आपको नेमली मेनली नाम पता होना चाहिए कि क्या नाम चेंज हुआ है। तो जो गोंडा वाला था उसको माँ पट्टेश्वरी से चेंज किया गया है, एंड जो मैनपुरी वाला था वो अहिल्याबाई होलकर के नाम से चेंज किया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी शिवनी यूपी स्टेट स्कॉलरशिप स्कीम। अब ये
स्कॉलरशिप स्कीम बहुत अच्छी स्कीम है। ये कोलैबोरेशन है किसका? यूपी गवर्नमेंट का एंड यूके, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड वाला। उत्तराखंड में समझिएगा, यूपी गवर्नमेंट एंड उत्तराखंड नहीं, यूनाइटेड किंगडम गवर्नमेंट का एक कोलैबोरेशन है। तो मेनली इसमें क्या होगा कि मान लीजिए जो बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे हैं बट लेकिन उनके पास जो है उतना पैसा नहीं है, उतनी उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो मेनली उनके लिए स्कॉलरशिप स्कीम है। तो हर साल 5 बच्चे जो है सेलेक्ट किए जाएंगे, जिनको फॉरेन यानी कि उत्तरा सॉरी यूनाइटेड किंगडम भेजा जाएगा पढ़ने के लिए, लंदन भेजा जाएगा पढ़ने के लिए। एंड ये 5 बच्चों का जो पूरा खर्चा होगा वो कौन उठाएगा? यूपी गवर्नमेंट उठाएगी। ठीक है, तो ये था भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्विमिंग यूपी स्टेट स्कॉलरशिप स्कीम। तो इसमें आपसे पूछा जा सकता है कितने बच्चों का? तो 5 बच्चों का हर साल ऐसा होगा। एंड इसको फंड कौन करेगा? तो यूपी गवर्नमेंट फंड करेगी। कहाँ भेज, किसके साथ कोलैबोरेशन में है? तो यूनाइटेड किंगडम के साथ जो है ये कोलैबोरेशन में है। इंडियाज फर्स्ट एआई क्लिनिक। तो फर्स्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल बेस्ड एआई क्लिनिक वाज इनॉग्रेटेड एट जीआईएमएस ग्रेटर नोएडा। तो यहाँ पे क्या हुआ है, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो इंडिया का पहला ऐसा गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगा जीआईएमएस ग्रेटर नोएडा में, जो एआई, जहाँ पे एआई की भी हेल्प ली जाएगी। फॉर एग्जांपल एक सिचुएशन लेते हैं, जैसे एक हमारा पेशेंट है, उस पेशेंट की बीपी रिपोर्ट, शुगर की रिपोर्ट, ईसीजी, सारी रिपोर्ट्स, कई सारी रिपोर्ट्स आई हैं, एक्सरे आया, स्कैन आया, सब आया। तो अब डॉक्टर वन बाय वन देखेगा तो टाइम लगेगा। तो एआई इस चीज में इसको हेल्प करेगा एंड डॉक्टर को सजेशंस देगा। तो ये हमारा जो है एआई फर्स्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो एआई पे बेस्ड है। आपको याद रखना है कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा, जीआईएमएस। ठीक है। अब आईआईटी कानपुर ने एक रोबोट बनाया है जो अब चल भी सकता है, अपने हाथ से सामान पकड़ भी सकता है। लेग्ड मोबिलिटी एंड मल्टी फंक्शनल रोबोटिक आर्म, हाथ भी है उसके। अभी तक जो रोबोट्स बन रहे थे वो क्या होते थे? लाइक फोर पहिया लगे होते थे, चलते थे, या फिर 4 पैरों पे चलते थे, जो भी वैसा रहता था। लेकिन पहली बार उन्होंने एक रोबोट बनाया है जो लेग्ड है, चल भी पाएगा अपने पैरों पे, उसके आर्म भी होंगे। लेग्ड मोबाइल मैनिपुलेटर रोबोट। इस रोबोट का नाम क्या है? स्कॉर्प रोबोट। ठीक है, किसने बनाया है? रिसर्चर्स एट आईआईटी कानपुर का, आईआईटी कानपुर द्वारा बनाया गया है। ठीक है। अब बात करते हैं यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की, यूसीसीएन। तो जो यूनेस्को है वो सिटीज को क्या करता है? रिकॉग्नाइज करता है, उनको पहचान एक देता है, और वहाँ की जो स्पेशल चीजें होती हैं उनको और ज्यादा, उनको एक लिस्ट में ऐड करता है। तो ऐसा क्या हो, ऐसा करने से क्या फायदा होता है? तो लखनऊ को ग्लोबली जो है रिकॉग्नाइज किया गया है यूसीसीसीएन की लिस्ट में, गैस्ट्रोनॉमी में। तो अगर लखनऊ को रिकॉग्नाइज किया गया, इससे लखनऊ का क्या फायदा होगा? भैया यूनेस्को उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है। अब यूनेस्को रिकॉग्नाइज कर रहा है, इट मीन्स वो वर्ल्ड वर्ल्ड में फेमस हो रहा है, इससे यहाँ पे टूरिज्म बढ़ेगा और हमारी लखनऊ की कल्चरल जो आइडेंटिटी है वो उसको और बढ़ावा मिलेगा। तो ये सब प्रॉफिट्स होते हैं इन लिस्टों में, जब कोई भी अपना डिस्ट्रिक्ट या स्टेट या अपने कंट्री का नाम जाता है। ठीक है। तो लखनऊ को किसके लिए मिला है? गैस्ट्रोनॉमी के लिए। गैस्ट्रोनॉमी मीन्स एक हिसाब से खाने पीने वाली चीजों के लिए। ठीक है। ड्यूरिंग कहाँ पे? यूनेस्को का 43rd सेकंड हुआ था समरकंद में। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि जो ये समरकंद जगह है ये किस मुगल एम्परर से रिलेटेड है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ये जो समरकंद जगह है किस मुगल एम्परर से रिलेटेड है? अब बात करते हैं जीआई टैग्स। जीआई टैग्स क्या होते हैं? जीआई टैग एक स्पेशल रिकग्निशन होता है जो किसी भी प्रोडक्ट को दिया जाता है। अब वो जब उसको जीआई टैग मिल जाता है तो वो किसी भी पर्टिकुलर प्लेस से रिलेट हो सकता है, या फिर वो उसकी क्वालिटी या आइडेंटिटी अगर किसी भी जो है प्रोडक्ट की यूनिक है तो उसको दिया जाता है। फॉर एग्जांपल बनारसी साड़ीज कितनी फेमस है और उनकी एक अपनी प्लेस की आइडेंटिटी भी है, तो उसको जीआई टैग दिया गया था। तो इसी तरीके से जो है न्यूज में ये रहा है कि जो बनारस है, वाराणसी है,
वो सबसे ज्यादा जीआई टैक्स वाला सिटी बन गया है। ठीक है। और इसको अभी रिसेंटली 3 जीआई टैग्स मिले हैं। एक तो शहनाई पे, एक तबला पे, और एक स्पाइसी स्टफ्ड चिलीज, या फिर आप भरवा मिर्चा जानते होंगे। तो भरवा मिर्चा के लिए, तबला के लिए और शहनाई के लिए, इन 3 चीजों के लिए वाराणसी को जीआई टैग दिया। वाराणसी में इन 3 चीजों को जीआई टैग दिया गया है। एंड इसके साथ जो वाराणसी सिटी है, वो जीआई टैग्स के मामले में नंबर 1 पे है। सबसे ज्यादा जीआई टैग्स किस सिटी से आते हैं? वाराणसी से आते हैं। मेरठ बिगुल, ये जो है 1857 में आप होते होंगे, वो जो हल्का सा जो है, आपने देखा होगा सोल्जर्स मुंह पे लगा के वो बजाते हैं, राउंड शेप में होता है, हल्का सा ऐसे करके। एक सेकंड। ये ऐसे करके होता है, आगे एक बड़ा सा फेस होता है, एंड ये होता है, इसको यहाँ से ऐसे, यहाँ पे मुंह लगा के ये बजाया जाता है। तो ये, इसको भी जो मेरठ बिगुल है, इसको भी जो है जीआई टैग मिला हुआ है। 1857 के रिपोर्ट, जो हमारा रिवोल्ट हुआ था, वहां पे काफी यूज हुआ था। अब बात करते हैं रिवर्स रिवाइव्ड की। यूपी गवर्नमेंट ने एक कैंपेन स्टार्ट किया है, वन डिस्ट्रिक्ट वन रिवर। इसका पर्पस क्या है? जो भी पुरानी और पोल्यूटेड रिवर हैं, उनको क्लीन करके रिवाइव करना है। तो अभी कौन कौन सी 2 रिवर्स रिवाइव हुई हैं? एक हमारी है नून रिवर कानपुर की, एंड पीली रिवर जौनपुर की। इनको क्या किया गया है? रिवाइव किया गया है, यानी इनको थोड़ा सा पहले से जीवित किया गया है थ्रू डिसिल्टिंग एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। डिसिल्टिंग क्या होता है? डिसिल्टिंग मतलब कि जो इसमें कूड़ा करकट एंड वगैरह, मिट्टी वगैरह एक्स्ट्रा जो पानी के बहाव को रोकती है, तो उसको जो है उसको हटा के जो है पानी के फ्लो को वापस मेंटेन किया गया है। तो इसको डिसिल्टिंग कहते हैं। एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, आपको पता ही है कि जो रेन वाला पानी होता है, बारिश वाला पानी होता है, उसको स्टोर करके वापस जो है नदियों में छोड़ा गया है, ताकि उनका जो लेवल है वो प्रॉपर मेंटेन हो सके। ठीक है। अब बात करते हैं ग्लास म्यूजियम की। फिरोजाबाद में इंडिया का पहला इमर्सिव ग्लास म्यूजियम डेवलप किया गया है। कहाँ पे? फिरोजाबाद में। फिरोजाबाद किस चीज के लिए फेमस है, आपको पता है? फिरोजाबाद इज फेमस फॉर सिटी ऑफ ग्लास। ठीक है। ये सिटी ग्लास बैंगल्स या फिर ग्लास हैंडीक्राफ्ट्स, ग्लास इंडस्ट्री, जो भी ग्लास वाली चीजें हैं, वो उस चीज के लिए फिरोजाबाद हमारा फेमस है। अब ये बात आती है कि इमर्सिव ग्लास म्यूजियम। अब इमर्सिव ग्लास म्यूजियम का मतलब क्या होता है? मतलब ये नॉर्मल पीस सिर्फ म्यूजियम नहीं है। म्यूजियम सिर्फ देखने वाला नहीं होगा, बल्कि टेक्नोलॉजी यूज करके यहाँ पे अलग अलग एक्सपीरियंस दिए जाएंगे। अब कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होगी? AR एंड VR, ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी, जो आपने देखा होगा आंखों में लगा के, वो VR वाला। तो उसको लगा के यहाँ पे उसकी टेक्नोलॉजी से यहाँ पे अलग अलग एक्सपीरियंसेस कराए जाएंगे। ठीक है। डिजिटल स्टोरी टेलिंग होगी, इस प्लेस के बारे में और भी चीजें बताई जाएंगी। तो इससे क्या होगा? इससे हमारा ये होगा कि यहाँ पे हमारा टूरिज्म बढ़ेगा, लोग ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। तो ये सब चीजें होने वाली हैं। मेनली आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए इससे रिलेटेड। इंडिया का जो पहला इमर्सिव ग्लास म्यूजियम बना है, वो कहाँ बना है? फिरोजाबाद में बना है। और अगर बात करें सिटी ऑफ ग्लास किसे कहते हैं, तो वो फिरोजाबाद को कहते हैं। अब इमर्सिव ग्लास म्यूजियम बना है, तो इसीलिए यहाँ पे AR और VR यूज करके या डिजिटल टेक्नोलॉजीज यूज करके इसको और थोड़ा अच्छा बनाने की कोशिश की गई है। रिप्रेजेंटेशन या इसका प्रेजेंटेशन और अच्छा किया गया है। ठीक है। अब बात करते हैं पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी की। पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी यूपी के गोंडा डिस्ट्रिक्ट में तराई रीजन में लोकेटेड है। ठीक है। ये एरिया वेटलैंड और बर्ड्स के लिए ज्यादा फेमस है। और मेनली न्यूज में ये क्यों है? क्योंकि इस एरिया को ऑफिशियली इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया गया है। अब इको सेंसिटिव जोन क्या होता है? ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया जहाँ पे इन्वायरमेंट वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए हार्मफुल एक्टिविटीज को कंट्रोल किया जाता है, या फिर आप कहिए कि थोड़ा बहुत ह्यूमन इंटरवेंशन को भी कंट्रोल कर दिया जाता है। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड सेंचुरी इज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एज इको सेंसिटिव जोन, तो आपका आंसर होगा पर्वती अर्ग बर्ड सेंचुरी। और ये कहाँ पे है? गोंडा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है।
अब बात करते हैं बृहस्पति कुंड की। बृहस्पति कुंड अयोध्या का एक क्या बोलते हैं हिस्टोरिकल एंड माइथोलॉजिकल प्लेस है, जो रामनगरी के 108 साइट्स में से, हिस्टोरिकल मैथोलॉजिकल साइट्स में से एक है। ये साउथ इंडियन जो डिवोटीज हैं उनके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। एंड इसी को कल्चरल यूनिटी को बनाए रखने के लिए इसको दोबारा क्या किया गया है, रेनोवेट किया गया है एंड इनॉग्रेट किया गया है। इनॉग्रेशन किसने किया है? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन एंड सीएम योगी आदित्यनाथ ने। ठीक है। तो अगर बृहस्पति कुंड की बात है तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका रेनोवेशन हुआ है। रेनोवेशन होने के बाद इसको दोबारा इनॉग्रेट किया गया है, और इनॉग्रेट किसने किया है? निर्मला सीतारमन एंड योगी जी ने। डिस्ट्रिक्ट रीनेमिंग, गवर्नमेंट ने जलालाबाद, कहाँ पे है? शाहजहांपुर के डिस्ट्रिक्ट में है। जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी रखा है। परशुरामपुरी आप समझ ही गए होंगे, लॉर्ड परशुराम जी इस पे है। ठीक है। एंड इस ऐसा क्यों किया गया है? ताकि इट इज बिलीव्ड कि ये बर्थ प्लेस है किसका? लॉर्ड परशुराम जी का। तो यूनियन होम मिनिस्ट्री ने इसको जो है अप्रूव कर दिया है कि जलालाबाद का नाम आगे चल के अब क्या होगा? परशुरामपुरी होगा। ठीक है। अब बात करते हैं जीरो डंप सिटी की। तो हमें ये पता होना चाहिए जीरो डंप सिटी का मतलब क्या होता है। मतलब कोई भी सिटी जो होगी वो गार्बेज यानी कूड़ा करकट उसको ओपनली डंप नहीं करेगी, और जो वेस्ट होगा उसको साइंटिफिकली मैनेज किया जाएगा। ठीक है। तो ये लखनऊ वाज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एज द जीरो डंप सिटी। अगर किसी को पता हो तो जहाँ पे राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बना है, जहाँ ये राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बना हुआ है, जहाँ पे 3 लोगों की मूर्तियां लगी हुई हैं, एंड मैंने इसको पिछले लेक्चर में कवर भी किया था। तो राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पहले कुछ नहीं, एक कूड़े का पहाड़ था पूरा। तो उसको रिमूव हटा के जो है राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बनाया गया है। तो जीरो डंप सिटी लखनऊ को मिलना तो ये कोई ताज्जुब की बात नहीं रही होगी। ये आपको पता होना चाहिए, जीरो डंप सिटी किसको मिला है? लखनऊ को मिला है। अब बात करते हैं 86 ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस की। तो ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होते हैं? प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, जैसे लोकसभा को कौन प्रिसाइड करता है? स्पीकर। एंड राज्यसभा को चेयरमैन। तो ये हमारे कौन से होते हैं? प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं। अगर इसी तरीके से हम एक स्टेट की बात करें तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली होता है उसके ऊपर कौन प्रिसाइड करता है? स्पीकर। लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर स्टेट में एग्जिस्ट कर रही है तो उसको कौन प्रिसाइड करेगा? हमारा चेयरमैन। तो जितने भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं इंडिया में उनकी एक कॉन्फ्रेंस होती है, उनकी एक मीटिंग होती है। 86 कॉन्फ्रेंस हुई थी। अब ये कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी विधानसभा में। विधानसभा कहाँ पे है? लखनऊ में है। उसको इनॉग्रेट किसने किया था? इनॉग्रेट किया था यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल, और साथ में लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने। ठीक है। इसमें 24 स्टेट्स ने पार्ट लिया था एंड यूनियन टेरिटरीज में। अगर इसकी थीम की बात करें तो थीम क्या थी? स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेचर, प्रॉस्पेरस नेशन। ठीक है। अब बात करते हैं लॉन्गेस्ट सर्विंग। तो योगी जी लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम बन चुके हैं। यूपी यूपी के सबसे लॉन्गेस्ट सीएम की बात करें तो अब तक जिन्होंने सबसे ज्यादा लंबे पीरियड के लिए सर्व किया है तो वो कौन है? योगी जी हैं। ठीक है। अब सीएम की जब बात उठी है तो आपको कुछ फैक्ट्स पता होने चाहिए। योगी जी से पहले सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट सर्विंग कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत जी थे। एंड ये हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले यूपी के सीएम थे। आफ्टर इंडिपेंडेंस यूपी के पहले सीएम कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत जी। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि बिफोर इंडिपेंडेंस जो लास्ट सीएम थे वो कौन थे। अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा बार सीएम कौन बना है, अगर सबसे ज्यादा बार बात करें तो टोटल मायावती जी हैं। मायावती जी 4 बार सीएम बन चुकी हैं अब तक। ठीक है। एंड अगर बात करें यंगेस्ट सीएम की, तो अगर यंगेस्ट सीएम कौन है? अखिलेश यादव जी हैं, जो यूपी के यंगेस्ट सीएम हैं। ठीक है। एंड अब तक महिलाओं में अगर बात किया जाए तो टोटल कितनी महिलाएं सीएम बन चुकी हैं? तो टोटल अब तक 2 महिलाएं हैं
जो सीएम बन चुकी हैं। एक तो मायावती आपको पता ही है, और सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी सुचेता कृपलानी वॉज ऑल्सो द फर्स्ट फीमेल सीएम। पहली फीमेल सीएम भी थी सुचेता कृपलानी। एंड मायावती सेकंड जो हमारी फीमेल सीएम रही है वो मायावती। अब तक यूपी की हिस्ट्री में अब तक दो ही लेडीज जो है सीएम बनी हुई हैं, एंड मायावती सबसे ज्यादा बार सीएम बनी हुई है। अगर हम बात करें कौन से ऐसे सीएम रहे हैं, सीएम का नाम आपको पता होना चाहिए जो दो स्टेट्स के सीएम रह चुके हैं यूपी की हिस्ट्री में। नारायण दत्त तिवारी जी, ये यूपी के तो 3 बार सीएम बने हैं, लेकिन जब उत्तराखंड के भी ये सीएम रहे हैं साथ में, नारायण दत्त तिवारी जी उत्तराखंड के भी सीएम रहे हैं। तो ये थोड़े फैक्चुअल चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए। द पर्सन हु बिकेम द सीएम ऑफ टू स्टेट्स, यूपी के भी एंड उत्तराखंड के भी, तो नारायण दत्त तिवारी जी। ठीक है। सो दैट वाज अबाउट द छोटा मोटा फैक्ट था जो मैंने डिस्कस किया है सीएम से रिलेटेड, आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं राजभवन रीनेम्ड की। जो हमारा राजभवन है, ऑफिशियल राजभवन क्या होता है? ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ गवर्नर। तो जो गवर्नर जहाँ पे रुकते हैं उसको राजभवन कहते हैं, उसका नाम चेंज करके अब क्या कर दिया गया है? जन भवन। ठीक है। बैन ऑन कास्ट बेस्ड रैलीज। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था कि ये जो कास्ट बेस्ड रैलीज हैं इनको रोकनी चाहिए, तो इसको इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात को मानते हुए यूपी गवर्नमेंट ने जो है कास्ट बेस्ड रैलीज को, यानी कास्ट के बेसिस पे जो रैलीज होती है उन पे बैन लगा दिया है। साथ ही मोटर व्हीकल्स एक्ट के अंदर में जो कास्ट स्लोगन जो है गाड़ियों पे लिखा होता है, जो स्लोगन कास्ट से रिलेटेड होता है, उन पे भी जो है चालान वगैरह काटे हैं एंड उनको भी रोकने की कोशिश की है टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर। ठीक है। अब ये कुछ हमारे क्रूशियल अपॉइंटमेंट्स हैं, इन पे आप एक बार नजर दौड़ा लीजिएगा। इनको मुझे रीड करने से कोई ज्यादा प्रॉफिट नहीं है, मैं रीड कर दूंगा आप सुन लोगे, बट आपको ये जो है वीडियो को पॉज करिए एंड इनको आप पढ़ लीजिए एक बार। ठीक है। ये एक है एंड ये सेकंड पेज पे भी कुछ है। तो आपको यूपी ट्रिपल एस सी चेयरमैन डॉक्टर सत्यनारायण, ये जो है ये तो एटलीस्ट आपको पता ही होना चाहिए। ये सब आप जो है एक बार देख लीजिएगा एंड इनको याद कर लीजिएगा। बात करते हैं नाइन्थ इंडस फूड 2026 की। India's flagship global food and beverage sourcing exhibition was hosted at India Expo Center Mart and Greater Noida, inaugurated by Union Home Minister Chirag Paswan। या जो इंडस फूड 2026 कहाँ पे हुआ था? ग्रेटर नोएडा में ऑर्गेनाइज हुआ था, एक्सपो सेंटर मार्ट ग्रेटर नोएडा में। और इसको इनॉग्रेट किसने किया था? यूनियन होम मिनिस्टर चिराग पासवान में। ठीक है। ये इवेंट जो इंडियन फूड की कंपनीज हैं, एक्सपोर्टर्स हैं एंड जो ग्लोबल बायर्स हैं, इनको जो है कनेक्ट कर रहा था। ठीक है। तो मेनली जो है ये फूड वाले लोगों से रिलेटेड था और चिराग पासवान जी ने इसको जो है इनॉग्रेट किया था। तो ये आपको मेनली पता होना चाहिए, ग्रेटर नोएडा में हुआ है, चिराग पासवान ने इनॉग्रेट किया है बस। प्रचंड शक्ति एक्सरसाइज। प्रचंड शक्ति एक्सरसाइज ये इंडियन आर्मी ने किया हुआ है। कहाँ पे? खरगा क्रॉप्स फील्ड ट्रेनिंग एरिया मेरठ में। तो अगर आपसे पूछा जाए प्रचंड शक्ति एक्सरसाइज इंडियन आर्मी ने कहाँ पे किया है, तो खरगा क्रॉस फील्ड मेरठ में किया है। ठीक है। मॉडल रॉकेटरी एंड कैनसेट स्टूडेंट कंपटीशन, ये कंपटीशन हुआ था, इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था? इन स्पेस, इसरो एंड एएसआई ने मिलकर। जिसका फाइनल कहाँ पे हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। ठीक है। ये आपको नारायणी रिवर पता होनी चाहिए, कुशीनगर में है। गौतम बुद्धा अटेंड महापरिनिर्वाण है। ठीक है। कुशीनगर में ही गौतम बुद्धा को महापरिनिर्वाण हुआ था। तो ये कुशीनगर में एक कंपटीशन 3 एजेंसीज ने मिलकर किया था, इन स्पेस, इसरो एंड एएसआई ने। बात करते हैं पीएम धन्य कृषि योजना। ये स्कीम गवर्नमेंट ने लो परफॉर्मिंग एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट्स को स्पेशल सपोर्ट देने के लिए लॉन्च की थी। ठीक है। यूपी में सबसे ज्यादा लो परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कितनी हैं? 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इसका पर्पस क्या था? गवर्नमेंट फंडिंग देगी ताकि जो है एग्रीकल्चर इंप्रूव हो एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो। ठीक है। तो मेनली आपको ये पता होना चाहिए कि जो 100 लो परफॉर्मिंग
जो एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें 12 जो है सिर्फ और सिर्फ यूपी की हैं, जो सबसे ज्यादा नंबर है। नेक्स्ट क्या है? ताज ट्रेपेजियम जोन एक्शन। ठीक, एनजीटी ने ताजमहल के पोल्यूशन इशू पर एक्शन लिया है। अब इसमें टीटीजेड, ताज ट्रेपेजियम जोन क्या है? ताजमहल के अराउंड प्रोटेक्टेड एरिया जहाँ पे पोल्यूशन कंट्रोल किया जाता है। जैसे मान लीजिए ये ताजमहल है, ताजमहल के अराउंड एक एरिया बनाया गया है ताज ट्रेपेजियम जोन नाम से, तो यहाँ पे जो है पोल्यूशन कंट्रोल किया जा सके इस एरिया में, इसको लेके। अब देखिए ताजमहल है, व्हाइट पत्थर, संगमरमर का पत्थर है, तो पोल्यूशन के कारण वहां पे बहुत रस्टिंग आ रही है। जो ताजमहल है उसका जो वाइटनेस है वो कम हो रही है। तो ये मेनली किस लिए हो रहा है? पोल्यूशन के कारण हो रहा है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए ये एनजीटी ने इशू नोटिस किया है। मेनली यही था और ज्यादा कुछ खास नहीं था इसमें। सो दैट वाज ऑल अबाउट द यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स। ये मैंने अब तक की नवंबर से लेके अब तक अप्रैल तक की मैंने लगभग जितनी इंपॉर्टेंट थी सब मैंने कवर कर दी है। आप अगर आपके पास टाइम कम बचा है, आप मेनली ये 2 वीडियो देख के जाइए। एंड यूपी के आपको लेखपाल के एग्जाम में 20 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। इन 20 क्वेश्चंस में 4 से 5 क्वेश्चंस करंट अफेयर से आने की उम्मीद है। नहीं 4-5 तो 3 तो आएंगे ही। एंड 3 क्वेश्चंस के लिए आपको 100-100 200 पेज की पीडीएफ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप मेनली ये 2 वीडियो देख के जाइए। एंड आपका अगर आएगा क्वेश्चन तो इन्हीं में से आएगा। अगर इन वीडियोस के बाहर क्वेश्चन आता है करंट अफेयर्स का, तो वो फिर किसी से नहीं होगा। ठीक है। सो थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, थैंक यू।